नमस्कार दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है समलंब चतुर्भुज, जो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, चतुर्भुज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और इसका जो है आज अपन फर्स्ट डे है, मतलब इसके बारे में अपन समझेंगे क्या है क्या नहीं। यदि हम आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसी हमारी वीडियो जो आती हैं या अपलोड होती हैं तो वह आपके पास तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। वो है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब क्या? तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे कि मान लो ये भुजाएं हैं, समांतर है, ए बी और ए सी डी। ये मान लो कोई चतुर्भुज की भुजाएं हैं, इसे ए बी मान लिया, ऐसे सी डी मान लिया। तो जैसे ही अपन ने इसको बनाया तो ए बी समांतर है सी डी या डी सी। ठीक है, मतलब एक कहीं अनंत तक चली जाए तो एक कहीं मिलेंगे ही नहीं। मतलब जो दूरी यहां रहेगी वही दूरी यहां रहेगी, और वही दूरी अनंत तक कहीं तक भी चली जाए तो वही दूरी इनके बीच हमेशा रहेगी। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं है कि इन दोनों भुजाओं की जो माप है वो सेम हो, मतलब बराबर हो। यदि इसकी x है तो इसकी भी x, ये जरूरी नहीं है। इसकी यदि x है तो इसकी y, मतलब दोनों अलग अलग हो गई। और जैसी चतुर्भुज बनाएंगे अपन तो यहां से इसको a, मतलब इन दोनों भुजाओं की माप भी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। कौन कौन सी की? AD नॉट इक्वल टू BC, मतलब AD नॉट इक्वल टू BC, मतलब इन दोनों की माप भी बराबर नहीं होती। यदि इन दोनों की माप बराबर हो गई तो वो बन जाएगा समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज। कैसे? देखो, समलंब तो ये है ही, और इसकी जो दो भुजाएं और बराबर हो गई तो वह समद्विबाहु हो गया, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज। और अपन ने एक और पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे, तो ये दोनों भुजाओं की माप बराबर होती है और इन दोनों भुजाओं की भी माप बराबर हो जाए तो समांतर समांतर चतुर्भुज, मतलब ए है तो ए बी ए, और ए बी है तो ए बी बी। और यदि चारों भुजाएं समान हो जाएं, ए मतलब चारों भुजाएं ए हैं, तो ए कौन सा था? समचतुर्भुज। देखो मतलब चारों भुजाएं समान थी और कोण जो थे वो 90 डिग्री पर नहीं थे, तो ये कौन सा था? समचतुर्भुज। और इसके कोण जो थे 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे, और इसमें एक कोण 90 डिग्री नहीं होता और उसके विकर्ण भी 90 डिग्री पर नहीं काटते, तो ये कौन सा था? समांतर चतुर्भुज। और समलंब जो चतुर्भुज है ये समलंब समद्विबाहु, जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लंबाइयां बराबर हों, तथा शेष दो भुजाओं की जो माप है किसके समद्विबाहु में वो समान होगी, तो वो समद्विबाहु, ये समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज होगा। यदि ये दोनों भुजाओं की माप बराबर नहीं हुई और ये दोनों समांतर हुई और इनकी भी माप बराबर नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। तो इसका देखो, ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, क्योंकि यदि आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको भी कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि सारे नाम एक जैसे हैं, जैसे समांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब देखना, सम चतुर्भुज और समलंब में कुछ दिख ही नहीं रहा वैसे। समलंब समलंब चतुर्भुज देखें
तो नाम तो सेम है, समचतुर्भुज, और इसमें सम अकेलो लंब आ गया बस, और है तो पूरा समचतुर्भुज ही। देख रहे हो ना? तो ना मान लो एग्जाम में आ गया, इसकी एक भुजा दे दी और आपने वो समचतुर्भुज की भुजा मान ली, तो आप तो पूरा ही गड़बड़ कर देंगे ना उस क्वेश्चन को। और समलंब और समांतर, समलंब समद्विबाहु ये तो खैर सेम ही होते हैं, इसी का रूप है एक। और फिर आपने वर्ग पढ़ ही लिया है, आयत भी पढ़ लिया है। अब एक और बचेगा विषमबाहु। विषमबाहु मतलब ये 7 टाइप होते हैं चतुर्भुज के, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब समद्विबाहु, समलंब समद्विबाहु, वर्ग, आयत और विषमबाहु चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें मैंने लगभग सारे करा दिए। आज अपना चल रहा है समलंब चतुर्भुज, वो फिर करेंगे अपन समलंब समद्विबाहु और फिर विषमबाहु। तो देखते हैं अब इसमें क्या है, इसका कुछ क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा अपने। तो क्षेत्रफल अपन देखें यदि, तो यह चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो यदि अपन इसका भाग जो है यहां से काट दे, तो यह एक भाग आयत या वर्ग के रूप में आ जाएगा अपने पास, आयत या वर्ग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और इस भाग को और इस भाग को जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल यदि अपन अलग निकाल लें इनका, तो भी, और इसका निकाल लें और इन दोनों का निकाल के ऐड कर दें तो भी अपना आ जाएगा। और यदि अपन इन दोनों भुजाओं को कहीं से भी काट दें और दोनों को बराबर कर दें, दोनों को बराबर कर दें अपन, जैसे मान लो इसी को करा देता हूं, जैसे मान लो ए है, यदि मैं इस भुजा को यहां से काट दूं और उसके समांतर ले आऊं, उसको यहां से काट दूं और उसके समांतर ले जाऊं यहां तक, तो यहां से यदि मैं डालूं लंब या फिर चौड़ाई, तो यह एक क्या आ गया अपने पास, आयत का ही रूप आ गया। मतलब यदि अपन इनको बराबर करनी है, मतलब बराबर भुजाएं करनी है, तो क्या होता है, एक हिसाब से a प्लस ए करना है अपन ने, और एक क्या हो जाता है 2a हो जाता है, और a प्लस, अब इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, मतलब इसकी मान लो 20 माप है और इसकी 30 माप है, तो अब इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि इसको अपन ने पहले a माना है अपने अनुसार, लेकिन इनके अनुसार 20 और 30 दिया गया तो 50, तो a बराबर 25। अब अपन ने बराबर, हाँ दोनों को a माना है क्योंकि बराबर किया है, तो a भी 25 हो जाएगी, a भी 25 हो जाएगी। और आयत जो होता है, आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई होती है वह बराबर होती है, हमें ये पता है। और यदि हम इसके बीच की जो दूरी निकाल लें या चौड़ाई निकाल लें, तो वही चौड़ाई यहां होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो है समांतर, समांतर है, तो इसकी यहां x होगा तो यहां भी x होगा, बात तो वही है ना। तो अपन करते हैं क्षेत्रफल। यदि अपन देखो इसमें क्या किया अपन ने, 1/2, इसको अपन क्या मान लेते हैं, किधर गए, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2। देखो समांतर भुजाओं का योग किया था ना अपन ने भी, समांतर भुजाओं का योग अपॉन लंबवत दूरी या ऊंचाई, दोनों के
बीच की दूरी। कौन सी दूरी? तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, यही क्या होगा इसका क्षेत्रफल। अब आते हैं अपन परिमाप पे। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, इसको ए वाला डी मान लेते हैं स्मॉल। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और अब इसमें क्या है, जब इसमें इतना कुछ दे दिया तो इसमें कुछ विकर्ण भी हो गए। तो विकर्ण को अपन इसको डी माना है तो इसको चलो डी1 मान लेते हैं, इसको डी2 मान लेते हैं। तो डी1 अब मैंने आपको पहले बताया था किस किस का, समचतुर्भुज में भी बताया मैंने आपको निकालना और समांतर में भी बताया। सब में क्या होता था, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, या फिर पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस द्वितीय विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और इसमें क्या होता था, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर चारों भुजाओं का चारों भुजाओं के वर्गों का योग। या फिर मैंने आपको ये नहीं बोल रहा था उसमें, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब यही होता है चारों भुजाओं के वर्गों का योग। क्योंकि उसमें ए रहती है, ए और ए दोनों बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो जैसे ही कॉमन लिया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया ना। तो चारों भुजाओं का, ये चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ये ध्यान रखना, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ना कि मैंने ये नहीं बोला कि चारों भुजाओं के योग का वर्ग। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, ध्यान से देखना। चारों भुजाओं के वर्गों का योग और चारों भुजाओं के योग का वर्ग, दोनों बात बहुत अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, क्योंकि वर्गों का योग करेंगे तो पहले अपन इसका वर्ग निकालना पड़ेगा, उसके बाद योग करेंगे। यदि योग का वर्ग करेंगे तो पहले इनका योग निकालना पड़ेगा, मतलब परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर उसका वर्ग करेंगे। तो दोनों बात अलग अलग है, ध्यान रखना। अब इसका आते हैं, इसमें जो आएगा वो है d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें देखो जो समांतर भुजाएं नहीं हैं, जो समांतर भुजाएं नहीं हैं उन दोनों के वर्गों का योग, मतलब b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये जरूर देख लेना, इसमें जो नाम दिया गया है उसके अनुसार लिख रहा हूं मैं, b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2। अब जो समांतर भुजाएं हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उन दोनों का गुणनफल 2ac, 2ac। ठीक है ना। देखो पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो समांतर भुजाएं नहीं हैं उनका स्क्वायर का योग प्लस जो समांतर भुजाएं हैं उनके गुणनफल का दोगुना ही इसके क्या होते हैं, दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे करते हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको, थोड़ी देख लो, आगे भी करेंगे इसे।
यदि इसमें ये दोनों विकर्ण डाले जाते हैं और ये केंद्र बिंदु O पर काटते हैं, ये ए बी है, सी डी, मैंने आपको नाम देना बताया था ना, ए बी सी डी। तो देखो इसमें क्या होगा, ओ बी हमेशा, इसमें अपन पता है ना ए ओ पे काट रहा है तो इसका समरूप ही है, या फिर बी ओ, बात वही है, बी ओ बराबर डी ओ या फिर ओ डी। अब इसमें ए वाली रखी, मतलब इस चतुर्भुज की रखी, तो ए ओ बराबर ओ सी। अब फिर इसकी ए बी अपॉन सी डी या डी सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए भुजाएं हमेशा, क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी समरूप डी ओ सी के बराबर होता है, इसलिए क्वेश्चन लिखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 110 मीटर तथा 70 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इन समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 8 मीटर है। तो अपन अब इन्होंने देके रखा है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देके रखा है इन्होंने, तो अपन ने पता है समलंब चतुर्भुज का कुछ ऐसा ही रूप होता है। अब इसके जो दोनों भुजाओं की लंबाई देके रखी है 110 मीटर है, सेंटीमीटर है, 110 मीटर और एक 70 मीटर, और मतलब समांतर भुजाओं की लंबाई जो देके रखी है 110 मीटर वह 70 मीटर दी है। तथा इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल अपन से पूछा गया है, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वह है अपने पास 8 मीटर। लास्ट में दिया है उसने, देखो अच्छे से, 8 मीटर। इसकी एक भुजा 110 मीटर, दूसरी भुजा 70 मीटर, तथा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल अपन को फाइंड करना है। तो अपन ने पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, अपन इन दोनों भुजाओं को क्या करते थे, बराबर। बराबर करने के लिए क्या करते थे, एक हिसाब से औसत। औसत क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। तो कुल आंकड़ों का योग 110 प्लस 70 180, कुल आंकड़े 1 और 1 2, तो 90 हो जाता था। तो इसी प्रकार क्षेत्रफल होता है 1/2 इन दोनों का, या फिर अपन इसको ए मान ले, इसको बी, तो a प्लस बी इंटू इसकी बीच की लंबवत दूरी तो h। तो 1/2 a प्लस बी की जो वैल्यू है 110 और 70 कितनी हो गई, हाइट कितनी है 8 मीटर। तो कितना आ गया अपने पास 8, एक इसमें मीटर तो मीटर स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल आ गया अपना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका उसने पूछा है 180 9 दूनी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में छोटी भुजा बड़ी भुजा की आधी है। यदि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 6 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं का योग बताएं। देखते हैं। फिर इसने बोल दिया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो अब क्या करना है इसमें, अपन ने पता है समलंब चतुर्भुज जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं और इनकी जो देके रखी, क्या देके रखी, जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है वह है अब इसमें क्या संबंध बताया, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा जो है बड़ी भुजा की आधी है, तो बड़ी भुजा का आधा ही छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा, रेख गुणा कर लें, इसको यहां ले आए। अब यहां ए ऊपर पहुंचेगा 2/1, तो इसे अपन क्या मान लिखते हैं 2x और x। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी अपनी x, बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 2x। अब इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी देके रखी है इसने, वो देके रखी है 6 मीटर। अब 6 मीटर देके रखी है तथा इसका क्षेत्रफल जो देके रखा है, क्षेत्रफल जो देके रखा है इसने 81 वर्ग मीटर देके रखा है। तो इसकी इन दोनों का योग बताना है, समांतर भुजाओं का योग अपने ज्ञात करना है। क्या समांतर भुजाओं का योग अपने फाइंड करना है, मतलब 2x + x 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 a + b, या समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की जो समांतर भुजाओं का योग इनटू इसकी ऊंचाई। तो 1/2, उसमें ध्यान रखना, उसमें मैंने ए बोला है, ए बी ए सी और ए डी, तो उसको आपको जैसा भी करना हो, मैंने अब ए बी इस तरीके से लिख दिया है, तो यहाँ मैं ए सी कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि मतलब समांतर भुजाओं का योग इतना ध्यान रखो। तो 1/2 इंटू इसको क्या क्षेत्रफल की वैल्यू अपने पास दे के रखी है इसने 81 मीटर दी है, 81 मीटर, हाँ 81 वर्ग मीटर दे के रखी है, 81 वर्ग मीटर जो दे के रखी है, और इसकी जो है समांतर भुजाओं की योग है x + 2x क्या हो गया 3x, हाइट कितनी दे के रखी है 6 मीटर, ठीक है। तो अपन जैसे ही इसको करेंगे तो एक इससे गया, तो ये कितना है 3 × 3 = 9, 9x = 81, तो 9 × 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब दोनों भुजाएं देखें, दोनों भुजाएं, तो बड़ी भुजा क्या अपनी 2x, तो 2 × 9 = 18, और छोटी भुजा बराबर x है, तो x की वैल्यू अपने पास 9 आई, तो 9, ठीक है। अब दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग जो होगा 18 + 9 बराबर, इसमें ये क्या है मीटर में चल रहा है ना सारा खिल, तो 27 मीटर। एक बार और देख लेते हैं, इसने बोल के रखा है जो छोटी भुजा है वह बड़ी भुजा का, जो छोटी भुजा है वह बड़ी भुजा का आधा है। तो अपन ने जैसे ही किया, तो इसको यदि अपन 2x माने तो ये आधा x, या फिर इसको x मानेंगे तो ये x/2 हो जाएगा। तो अपन ने क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी, या इनकी ऊंचाई या चौड़ाई, ऊंचाई बोल सब में सही, या बीच की लंबवत दूरी। तो 81 अपने पास क्या देके रखा है इसने क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर, तो 81 = 1/2
इंटू इन दोनों का योग कितना है 2x प्लस एक्स, तो 3x इंटू इनके बीच की लंब दूरी 6 है। तो जैसे इसको काटा 3 दूनी 6 3 तिरका 9 9 नाम 81, तो x बराबर आ गया अपना 9 बार कटा था ना, x बराबर 9। तो बड़ी भुजा अपन क्या है, बड़ी भुजा अपन ने 2x, तो 2x में जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे मतलब 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18, और छोटी भुजा x है तो x में जैसे 9 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ के रखा है समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं ये दोनों है, तो अब इसकी एक कितनी आ गई 18 मीटर और एक कितनी आ गई 9 मीटर, तो दोनों का योग जो आया 27 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन कल की क्लास में। तो ध्यान रखें कि जो मैंने आपको सारे करवा चुका हूं अभी तक, पूरे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें और उनको रिवाइज करते रहें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए और जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, और प्लीज शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।